अच्छा, मैं इसका पैटर्न आपको समझा रहा था कि यहाँ पर क्या है कि एक है सवाल और एक है उसका पॉसिबल आंसर। तो ये दोनों ही जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मतलब इसका आंसर और जो इसका क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जैक्टली नहीं है। तो आप इस तरह कहें कि मैंने तो ये पढ़ लिया और एग्जाम में ऐसा आया ही नहीं। हम यहाँ पर सवाल छापने के लिए नहीं बैठे, हम कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए बैठे हैं, है ना। एक्चुअल सवाल हमें नहीं छापने हैं कि कोई हमें स्क्रीनशॉट दे दे या कोई हमें जो है वो बता दे एग्जैक्टली कि ये सवाल और इसका जो जवाब है वो सेकंड वाला हमेशा होता है, इस तरह नहीं। हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है, तो कॉन्टेक्स्ट समझ समझ के एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टोटल 22 सवाल हैं और इसका पैटर्न सिंपल ये है कि जो बाद में राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, और जो पहले लिखा हुआ है वो पूछा गया सवाल है, लेकिन ये सवाल भी ढंग से नहीं लिखा है यहाँ पर। ये कॉन्टेक्स्ट बता देगा आपको कि पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास 22 सवाल हैं, ऐसे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग रिमाइंडर पर्पस। देखिए, ये प्लानिंग रिमाइंडर पर्पस जो है ना, हम आते हैं अपनी कुक बुक। अच्छा देखें, ये कुक बुक आप ओपन एआई लिखेंगे गूगल पर तो आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर आप सर्च के आइकन पर लिखेंगे 4.1 प्रॉम्प्ट एंड गाइड, ये पहले ही आ जाएगा। 4.1 प्रॉम्प्ट एंड गाइड जो है ये क्या चीज़ है, मैं आपको देखिए समझाता हूँ। आसान है लेकिन हमें समझना पड़ेगा। लो, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर आगे की बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो समझ आ जाएंगी। इनका सबसे महंगा मॉडल कौन सा था ओपन एआई वालों का? 4 4O था। फोर। अच्छा, 4O जो है वो रीजनिंग मॉडल था। 4O क्या था? रीजनिंग, अभी भी है, मतलब था नहीं, इंतकाल नहीं हुआ उसका। वो रीजनिंग मॉडल है। और रीजनिंग मॉडल में पता है आपको दो चीजें होती हैं। एक तो रीजनिंग वो करता है जिसके ऊपर रीजनिंग करने के भी टोकन कंजम्पशन होती है। टोकन क्या? पैसे आपके। टोकन क्या चीज है? आपके पैसे। वो सोच रहे हैं, आपके पैसे खा रहे हैं वो। तो ये क्या है? रीजनिंग के ऊपर टोकन की कंजम्पशन। और 4O की कॉस्ट वैसे ही ज्यादा थी। नॉर्मल टोकन कंजम्पशन भी ज्यादा ही है इसकी। अगर आप एक सवाल पूछे हाउ आर यू, तो वो 4O का जो आई एम फाइन का जवाब है ना, वो बड़ा महंगा जवाब है। और 4.1 का जो जवाब है वो वही आई एम फाइन सस्ता जवाब है। तो ये जो 4O है ना, ये मल्टी मोडेल है। मल्टी मोडेल किसे कहते हैं? आपके लैंग्वेजेस को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी समझे, आपके इमेज को भी रीड करे, आपके इमेज जनरेशन भी कर ले, वीडियो तो नहीं लेकिन टेक्स्ट को भी समझे, और मल्टी लैंग्वेज को भी। तो ये मल्टी मॉडल है। अब क्या, 4O महंगा भी है, मल्टी मॉडल भी है और रीजनिंग मॉडल भी है। अब रीजनिंग का टोकन कंजम्पशन जो है वो भी हमारे पैसे खा रहे होते हैं। और जो है ये वैसे ही महंगा मॉडल है, तो हम इसको कॉस्टली भी समझते हैं कि ये कॉस्टली भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। 4O जो है, इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये आपके लिखे हुए बातों को, थोड़ी सी बात को, ये आपने जो थोड़ी सी बात लिखी है, इसको अपनी रीजनिंग की पावर की वजह से समझ ले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद है? ये मूवी याद है आप लोगों को, अगर किसी ने देखी हो तो? यस सर। इस यस। मूवी का सीन याद है कि जिस तरह शाहिद कपूर बता रहे होते हैं कि उसको क्या चाहिए, और इससे समझ नहीं आ रहा होता तो फिर ये ट्रांसलेट करके बताते हैं।
है ना, क्योंकि जैसा ये, जी, हाँ क्योंकि ये उस कंपाइलर की तरह। कंपाइलर की तरह, क्योंकि शाहिद कपूर बोल नहीं सकता, गूंगा होता है वो। तो वो बोलता है अपनी लैंग्वेज में, इसे समझ नहीं आता, ये ट्रांसलेट करके बताते हैं राजपाल यादव, ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मॉडल क्या कर रहे हैं, आते हैं फोर पर वापस। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना दिमाग लगा कर समझ रहे हैं कि यूजर को क्या चाहिए, ठीक है। और जो यूजर है वो मैंने मिटा दिया, मैं जरा लिख लेता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर क्या है कि आपका 4O का जो मॉडल था वो इनका मल्टी मोडेल मॉडल है, और रीजनिंग के ऊपर भी टोकन कंजम्पशन है, वैसे भी कॉस्टली है, और आपकी थोड़ी सी कही हुई बात को ये समझ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये समझदार है। अच्छा, अब ना एक प्रॉब्लम और आती है, वो प्रॉब्लम आती, अच्छा इसका नाम पहले सुन ले, इसका नाम है इम्प्लिसिट इन्फर इन्फेरेंस भी कह सकते हैं, या इम्प्लिसिट। ये आपको शायद ये जो है ना, इस प्रॉम्प्टिंग गाइड के अंदर समझाया भी गया है कि इम्प्लिसिट या फिर इन्फर जो करता है ना, इन्फर के मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक अपनी समझदारी के हिसाब से उठा ले। जैसे कि हमने टाइप स्क्रिप्ट में डाटा टाइप को देखा था कि जब हम डाटा टाइप नहीं लिखते थे तो उसकी वैल्यू देखकर वो समझ जाता था, नाम लिखा है डबल कोट में तो स्ट्रिंग है, इन्फर कर लेता था, खुद याद है ना आपको। तो इम्प्लिसिट इन्फर, खुद से क्या कर ले, इन्फेरेंस कर ले, कैसे, मतलब इसके मतलब क्या है, इसके मतलब ये कि भाई मैंने जो इसको बोला, कम बातें बोलकर, क्लियर क्लियर नहीं बताया इसको, कम बातें बोली, लेकिन उसको समझकर इसने क्या किया, इम्प्लिसिट इन्फर करके अपना अपनी रीजनिंग वाला माइंड जो है वो लगाकर समझ गया कि इसको क्या चाहिए। अब ओपन एआई एजेंट एसडीके में ना, ये जो फ्रेमवर्क है ये है एजेंटिक फ्रेमवर्क, और एजेंटिक फ्रेमवर्क जो है वो आपके एजेंट को ड्राइव करती है। अब मेन रीजन समझिएगा जो मुझे समझ आती है, वो ये है कि अगर हम बात करें, अब कंपैरिजन करते हैं 4.1 की। अब ये 4.1 आपको और मुझे दोनों को पता है कि चैट जीपीटी जब हम खोलते हैं तो चैट जीपीटी के अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं। चैट जीपीटी अगर मैं यहाँ पर खोलूँ तो यहाँ पर मॉडल सिलेक्शन, आपको आपके पास ऊपर यहाँ मॉडल सिलेक्शन आता है ना, अभी मेरा लॉगिन नहीं हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। तो ये मॉडल सिलेक्शन को आप देखते हैं तो 5 आपको लिखा नजर आएगा, 4O लिखा नजर आएगा, इस तरह। कभी 4.1 नहीं दिखा है यहाँ पर, नोट किया आपने। 4.1 नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि भाई ये एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए ही बनाया था इन्होंने। और इसकी स्पेशलिटी बताई क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सस्ता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सस्ता है, इसके अंदर रीजनिंग के टोकन जो हैं वो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये रीजनिंग मॉडल नहीं है। अच्छा, कॉस्टली जो है ना ये 4O की तरह नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सस्ता है। और 4.1 अब ना तो रीजनिंग करता है और सस्ता भी है। देखिए मसला तो हमारा हल हुआ है, क्यों, क्योंकि महंगे मॉडल से सस्ते मॉडल पर आना ये बहुत ज़रूरी था, वरना हम अपने एज अ डेवलपर हमें बार बार चलाकर देखना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, और एज अ क्लाइंट अगर मैं एज अ यूज़र या क्लाइंट अगर देखूं, मैं एक किसी डेवलपर से एक एजेंटिक वर्क फ्लो के लिए बनवाता हूं कुछ, तो मैं तो इतने पैसे लुटा दूंगा सिर्फ उस चीज़ को चलाने में कि वो थोड़ा सा काम करता है और एक एक डॉलर खाए जा रहे हैं मेरे, 0.5 डॉलर, $1, मतलब एक एक सवाल मैं 280 रुपये पाकिस्तानी में सॉल्व कर रहा हूँ। तो सस्ता होना लाजमी था, और हुआ भी है 4.1 में, बहुत सस्ता किया है इन्होंने। लेकिन 4.1 जो है ना वो रीजनिंग नहीं है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, कॉस्टली नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, कहाँ पर आ गई प्रॉब्लम, इस जगह पर आ गई। अब मैं उसको अब्बा जब्बा डब्बा करता हूँ ना तो वो नहीं समझता, वो कहता है कि भाई क्लियर बताओ बिल्कुल।
इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो वर्ड मैं आपको ढूंढ के वो मैं बताता हूँ। एम्बिगियस के मतलब ये है कि क्लियर बात करना। अब यहाँ पर ना 4.1 में ये जो वर्ड है ना एम्बिगियस, ये इन्होंने लिखा है तो जाहिर है कोई इनके लिखने का मकसद है। यहाँ पर ये इससे पहले अगर आप देखें तो कंसिडर द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प क्लैरिफाई एन एम्बिगियस और कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन। आपको ना ये नहीं करना कि थोड़ी सी बात बोल के एक्सपेक्टेशन आप ये रखें कि 4O जैसा मॉडल समझ जाए। ये 4.1 है। 4.1 में आपको ये बात बताई गई है कि देखो पैसे भी कम है और रीजनिंग मॉडल भी नहीं है, लेकिन अब आपको मेहनत ज्यादा करनी है। क्या करना है? एक एक बात को अच्छे से बताना है लिखकर कि आप क्या करना चाहते हैं, आउटपुट कैसा आएगा, आपको टूल यूज अगर करवाना है तो टूल किस तरह, जो आपके पैरामीटर लेता है तो किस तरह की वैल्यू लेता है वो। वैसे तो डाटा टाइप को देखकर एलएलएम समझ जाता है कि आपके टूल के पैरामीटर में स्ट्रिंग की वैल्यू डालनी है, नंबर के फॉर्म में डालना है, लेकिन कुछ चीज़ें डाटा टाइप से भी आगे की होती हैं जो कि ये बताती हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू तो डालो लेकिन इसमें ऐसे वाले पैरामीटर आने चाहिए। वो उसकी एग्जाम्पल क्रिएट करना कि पैरामीटर में वैल्यू किस तरह आएगी, और खुद ही से बताना कि चल के इसका आउटपुट कैसा आएगा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी और अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। हम सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या लिखते हैं? यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, 4 लाइनों का 5 लाइनों में 8 लाइनों में हम खत्म कर देते हैं अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट और समझते हैं कि बहुत ही अच्छा हमने लिख दिया है, अब सब बता दिया इसको। आप जरा इनके सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखें, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और चलते 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 कहाँ तक जा रही है। ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं इन्होंने जिसकी एग्जाम्पल ना दी हो, जिसके बारे में बताया ना हो कि ये देखो ये क्लास है, इसमें ऐसे करके चीजें आएंगी। इन सेक्शन में एक एक करके बताया कि देखो ये इस तरह काम करेगा, ये इस तरह काम करेगा। मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट को वेल डिफाइन और डिसएम्बिगियस। एम्बिगियस के मतलब होता है कंफ्यूज करना या ऐसी मिसालें देना जो मॉडल को कंफ्यूज कर दे। तो डिस एम्बिगियस जो है उसके मतलब होता है कि सीधी और क्लियर बात करना। ठीक है, तो ये जो बात आपको समझ आई है ना, वो इस तरह है कि 4O का मॉडल कॉस्टली था, रीजनिंग टोकन कंज्यूम करता था, और ये वाली जो चीज़ है ना कि आप थोड़ा सा कुछ बोलें वो खुद ब खुद समझ जाता था कि आपको क्या करना है। इस चीज़ को ख़त्म करके 4.1 आया, और 4.1 जो है वो रीजनिंग टोकन उसके, जाहिर है नहीं है, रीजनिंग मॉडल ही नहीं है तो टोकन कहाँ से होगा। फिर उसके बाद जो कॉस्ट भी इसकी कम है, लेकिन इसकी एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या थी? डिटेल प्रॉम्प्ट आपको देना है या डिटेल इंफॉर्मेशन आपको 4.1 को प्रोवाइड करना पड़ेगी। एक एक चीज क्लियर क्लियर बताना पड़ेगा कि इसको क्या करना है। अगर आपने, और एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि अगर आपने 4.1 को क्लियर बता दिया, एक एक बात लिखकर अगर इसको बता दी कि किस तरह किस काम को करना है और उसका रिजल्ट कैसे आएगा तुम्हारे पास, तो इसकी परफॉर्मेंस 4O से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। टेस्टेड है ये, मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा हुआ है नीचे प्रॉम्प्टिंग के अंदर। अब आप ना, हो सकता है आप लोगों के जहन में एक बात है, वो ये कि 4.1 तो पुराना हो गया, हम 5 की क्यों नहीं बात कर रहे? मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस आए। जी, हम कह रहे थे GPT-5 की बात। तो GPT-5 जो है ना, उसकी भी एक प्रॉम्प्टिंग गाइड है, और क्योंकि वो अब नया आया है, कुक बुक अगर आप लिखें ओपन एआई और इसके अंदर आपको GPT-5 सर्च करना पड़ेगा। 5 प्रॉम्प्टिंग गाइड ये रहा नीचे। तो ये है GPT-5 का प्रॉम्प्टिंग गाइड। यहाँ पर कहीं तो लिखा है, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। 4.1 अगर हम लिखें
तो यहाँ पर देखें, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आपको नज़र आ रहे हैं ना। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में भी ये बता रहा है कि लाइक जीपीटी 4.1, जीपीटी 5 फॉलोज प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन ऑन सर्जिकल प्रिसीजन। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। चलें, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझ लेते हैं। जीपीटी 5 के लिए प्रॉम्प्टिंग के अंदर भी आपको हेल्प हो जाएगी इससे। लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि ये कहना चाह रहे हैं कि जीपीटी 5 का जो प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका है, वो एग्जैक्टली आप जीपीटी 4.1 वाला ही अप्लाई करेंगे। अच्छा, जीपीटी 4.1 में क्या बोला था आपको? आपको जीपीटी 4.1 के पूरे प्रॉम्प्ट एंड गाइड में उसने यही बताया बार बार कि आप बहुत ही डिटेल इंस्ट्रक्शन देंगे और क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये कहता है कि जिस तरह आप जीपीटी 4.1 में प्रॉम्प्ट लिखते थे, इसी तरह जीपीटी 5 के अंदर भी डिटेल और क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे। जीपीटी 5 में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये वापस से आपका रीजनिंग मॉडल है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये रीजनिंग तो टोकन कंज्यूम करता है, और टोकन की कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा पड़ जाती है। फिर जब हम 4.1 वाली मेहनत कर ही रहे हैं इसमें, जब डिटेल प्रॉम्प्ट दे ही रहे हैं, तो फिर टोकन के ऊपर हम क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? या तो टोकन हमसे पैसे ले रहे हो तो फिर हम हमसे डिटेल प्रॉम्प्ट मत लिखवाओ, खुद अपना दिमाग लगा कर करो। और अगर डिटेल में हमें बताना ही है, तो फिर टोकन में हमें जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे 4/4.1 का आपस में जो था वो रिलेशन हमने देखा है अभी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, बचने के लिए कहते हैं या अच्छा ही काम किया, इन्होंने ये किया है कि एक चीज निकाली, मिनिमल रीजनिंग। मिनिमल रीजनिंग में आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ें, इन जीपीटी 5.1 वी इंट्रोड्यूस मिनिमल रीजनिंग एफर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, मिनिमल रीजनिंग आर fastest option that is still reaps the benefit of the reasoning model paradigm. We consider this to be the best upgrade for latency sensitive user. latency sensitive user को भी अभी मैं समझाता हूँ, as well as current user of GPT 4.1। देखें, दो चीज़ें हैं। एक है आपकी लेटेंसी। लेटेंसी के मतलब होता है कि अगर आपने अपने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर तक, तो जो रिक्वेस्ट ब्राउज़र से सर्वर तक जा रही है, वो जाने का और वापस जवाब मिलने तक का जो टाइम है, उसको लेटेंसी कहते हैं। अगर हमने google.com को खोला और वो बहुत देर में खुला, तो उसकी लेटेंसी हाई है। और अगर हमने google.com को खोला और वो जल्दी खुला, तो उसकी लेटेंसी क्या है, कम है। तो इसके मतलब ज़्यादा टाइम लगने को लेटेंसी कहते हैं। और ऐसे यूज़र जिनको कम से कम टाइम में अपने किसी काम को परफॉर्म करना है, मतलब लेटेंसी सेंसिटिव यूज़र, वो और वो लोग भी जिनको टोकन के पैसे बचाने हैं, रीजनिंग वाले। दोबारा समझिएगा, लेटेंसी सेंसिटिव यूजर जिनको कम से कम टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए और जिनको रीजन के ऊपर टोकन के पैसे भी बचाने हैं, उन दोनों के लिए बनाया है मिनिमल रीजनिंग को जीपीटी 5 के अंदर। अब ये मिनिमल रीजनिंग क्या चीज़ है? यही वो है जो इसको 4.1 से कनेक्ट करवाती है। मतलब जिस तरह 4.1 में प्रॉम्प्ट लिखते थे बहुत डिटेल में और क्लियर क्लियर, अगर आपने जीपीटी 5 के अंदर भी बहुत डिटेल में और क्लियर क्लियर ये प्रॉम्प्ट लिखा, तो वो मिनिमल रीजनिंग के ऊपर चले जाता है। मिनिमल रीजनिंग से क्या होता है कि रीजनिंग के ऊपर जो टोकन की कंजम्पशन पहले 100% थी, वो
यूं समझें कि 30% हो जाती है। तो आपके टोकन कम से कम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपका प्रॉम्प्ट बहुत डिटेल है। उसको पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में रहकर उसको काम करना है, कैसे टूल यूज़ करना है, क्या पैरामीटर में वैल्यू आएगी, कैसा जवाब आएगा टूल को यूज़ करके। ये है मिनिमल रीजनिंग। दोबारा समझें। 4.1 जो है वो सस्ता मॉडल था, 4 वो महंगा मॉडल था। 4.1 में आपको बोला कि बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट दो, क्लियर क्लियर बताओ, उससे आपके पैसे भी बचे। और क्या हुआ कि एजेंटिक वर्कफ्लो में बहुत अच्छा काम कर रहा था 4.1। इन्होंने 5 बनाया। 5 रीजनिंग मॉडल है। 4.1 रीजनिंग नहीं था, 5 रीजनिंग मॉडल है। अब इसके रीजनिंग को कम करने के लिए, क्योंकि एक स्पेशल केस ये भी है कि कुछ लोगों को रीजनिंग टाइम खाता है, आपको पता है, और टोकन भी। मतलब एक रीजनिंग करवाऊंगा तो सोचने का टाइम तो चाहिए, लेकिन इस ऐसे केसेस में जिसको लेटेंसी, सेंसिटिव यूजर है, इसको लेटेंसी नहीं चाहिए, कम से कम हो। तो इसको तो जल्दी जवाब चाहिए ना, ये रीजनिंग में क्यों रुकेगा आपके लिए। तो ऐसा वाला यूजर या ऐसा कोई यूज केस जिसको रीजनिंग वाला टाइम बर्बाद नहीं करना, और जो पैसे भी बर्बाद नहीं करना चाह रहा है ना रीजनिंग के टोकन के ऊपर, वो उसके लिए मिनिमल रीजनिंग लेकर आ गई है GPT-5 में। और वो मिनिमल रीजनिंग कैसे इफेक्ट करती है GPT-5 के ऊपर? वही जो 4.1 की लॉजिक थी, डिटेल प्रॉम्प्ट। अगर आपने डिटेल प्रॉम्प्ट दिया GPT-5 को, तो क्या होगा कि रीजनिंग के टोकन जो 100% कंज्यूम कर रहे थे वो मिनिमम हो जाएंगे, 30% पर आ जाएगा वो। तो कुछ इस तरीके से GPT-5 जो है वो आपको क्या बता रहे कि मिनिमल रीजनिंग भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं अगर आप डिटेल प्रॉम्प्ट दें 4.1 की तरह। चलें, ये हमने तीनों के इम्पोर्टेंट लॉजिक को समझ लिया। अब हम आते हैं वापस 4.1 में। तभी मैंने 4.1 बंद भी नहीं किया था। यहाँ पर देखें, इन्होंने ना 4.1 में आपको रिमाइंडर्स बताए हुए थे, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर। आप 4.1 के प्रॉम्प्टिंग गाइड को छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि इन्होंने खुद बोला है कि भाई 4.1 की तरह ही आपको GPT-5 में भी देना है प्रॉम्प्ट। तो अगर आपने 4.1 को समझा कि ये ऑब्सलीट हो गया है, हमारे पास तो 5 है, तो इस तरह नहीं है ये। आप इसको पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने खुद ही बोला है कि वही चलेगा जो पहले वाला था। तो इसके अंदर 3 टाइप के रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर क्या है? परसिस्टेंस है। दूसरा रिमाइंडर टूल कॉलिंग है। तीसरा रिमाइंडर जो है ऑप्शनल है लेकिन है, प्लानिंग है। याद रखें, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर जो है, परसिस्टेंस है, टूल कॉलिंग है, प्लानिंग है। परसिस्टेंस क्या है? किसी चीज पर ठहर जाना। इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि ये है क्या। यू आर एन एजेंट, ठीक है, उसको आपने पहले बताया कि वो एक एजेंट है। प्लीज कीप गोइंग अंटिल द यूजर क्यूरी इज रिजॉल्व। मतलब उस वक्त तक चलते रहो जब तक यूजर के सवाल का जवाब ना ढूंढ लो। बिफोर एंडिंग योर टर्न, मतलब बंद होने से पहले आपने रनर से एक प्रोग्राम चलाया और वो प्रोग्राम बंद होने से पहले की बात कर रही है। बिफोर एंडिंग योर टर्न एंड यील्ड बैक टू द यूजर। यील्ड होता है रिटर्न करना। तो इस पूरे लाइन के मतलब यह है कि अपना प्रोसेस खत्म करने से पहले और यूजर को जवाब देने से पहले, ओनली टर्मिनेट योर टर्न। सिर्फ उस सूरत में ही अपने प्रोग्राम को खत्म करना, व्हेन यू आर श्योर, जब तुम खुद पक्का हो, जब तुम खुद इस चीज पे बिलीव करो कि दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, के मसला तुमने हल कर लिया है। तो इस पूरी लाइन को, जो कि परसिस्टेंस की लाइन है, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर का पार्ट है, इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ आया? सिंपल सी बात समझ आई कि उसको कहा जा रहा है कि फटाफट से जवाब मत देना, जब तक पूछा गया सवाल सॉल्व ना कर लो तब तक। और खुद भी मेक श्योर करना कि वो सवाल सॉल्व हो चुका है, तब तक रिटर्न मत करना जवाब। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको समझ आया? अच्छा, टूल कॉलिंग के ऊपर क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट फाइल कंटेंट और कोड बेस स्ट्रक्चर,
pertaining to the user request, use your tool to read file and gather the relevant information. Do not guess or make up answer. देखें, टूल कॉलिंग की जहां पर देखें, टूल की बात आ जाए ना जहां पर, तो वहां पर आपके जहन में क्या आता है? जहां पर टूल कॉलिंग की बात आ जाए तो आपके जो है वो जहन में क्या आता है टूल कॉलिंग से? बताएंगे आप? देखें, टूल कॉलिंग जो है ना, जब भी टूल ओपन एआई एजेंट एसडीके में टूल कॉलिंग का जिक्र आए, तब जो है ना ये आप समझ जाइएगा कि एजेंट की एबिलिटी को इंक्रीज करें आप उसको ज़्यादा पावर दे रहे हैं। आप उसको ज़्यादा पावर दे रहे हैं कि वो किसी काम को कर पाए और वो भी सही तरीके से कर पाए। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ये जो आपका मॉडल है ना, ये झूठा है। हर केस में तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब इसको जवाब नहीं मिलता ना, तो ये हेलुसिनेशन करता है। ये ऐसे ही कुछ ऊट पटांग बातें करके आपको कुछ भी चिपका देता है। तो आपका जो मॉडल है उसकी हेलुसिनेशन को कम करने के लिए टूल कॉलिंग का यूज होता है। टूल अगर आपने उसको दिया कि बताओ कि इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, और उसको पता है कि अगर इसका जवाब देना है तो वो हेलुसिनेशन से जवाब दे देगा। अब अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप मान भी लेंगे। इसी तरह कि अगर आप इसको टूल दे दें उस काम को करने के लिए, देखें मैं आपको समझाता हूँ, इसकी एक एग्जाम्पल भी मेरे पास है, लेकिन अ, चलें फटाफट करने की कोशिश करते हैं। सर टूल्स हम बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट दे रहे होते हैं ना, उसके जी, कॉन्टेक्स्ट को बढ़ा रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, आप ये हेलुसिनेशन की एग्जांपल ऐसे ही है कि आप अपने एजेंट से बोलें कि भाई मुझे करंट डेट बता दो, तो वो करंट डेट ना बताकर, बल्कि वो बताए आपको और वो बता दे कोई किसी 2024 के जून की डेट बता दे, तो वो हेलुसिन उसको क्या ज़रूरत थी कि जो है वो हेलुसिनेट करे? मना कर देता। हम कहते हैं ना कि भाई नहीं हो पा रहा है तो मना ही कर दो। लेकिन वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, वो इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि उसकी झूठी बात पर आप भी बिलीव करें। समझ आ रही है बात? इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। मॉडल रुका नहीं वहां पर, गलत जवाब दे दिया, चिपका दिया कुछ भी हमें, लेकिन उसे दे दिया जवाब, उसको रुकना चाहिए था। ये हेलुसिनेशन जो है ना, इसको कम करने के लिए टूल का यूज होता है। अगर आप उसको टूल बनाकर दे दें तो वो कभी भी अपने ट्रेनिंग डाटा से काम नहीं करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा मॉडल ज्यादा एक्यूरेट काम करता है टूल होने की वजह से? टूल होने की वजह से ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, प्रिसाइज हो जाता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि टूल कॉलिंग, और यहाँ पर मुझे लिखा नजर भी आया हेलोसिनेटिंग और गैसिंग एन आंसर। देख रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो डिफाइन भी किया है इन्होंने यहाँ पर। तो सेकेंड स्टेप या ये है कि इसकी पावर बढ़ा, एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है आपके मॉडल के। और फर्स्ट स्टेप क्या है, टूल कॉलिंग जब भी आपके जहन में आए तो हेलुसिनेशन कम हो जाती है उससे। हेलुसिनेशन कम हो जाती है और उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो टूल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्या है, इफ इसको पढ़ लेते हैं ना, इफ यू आर नॉट श्योर, बल्कि हम ये पढ़ भी चुके हैं। ये कह रहे हैं कि अगर तुम श्योर नहीं हो तो टूल ढूंढो, और टूल अगर तुम्हें रेलेवेंट टूल मिल जाता है तो क्या करो, उससे आंसर देना। ये जरूरी है, डू नॉट गेस और मेक अप एनी आंसर, मतलब हेलुसिनेट मत करना। हेलोसिनेट मत करना, ये लिखना ज़रूरी है। टूल कॉलिंग को जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम प्रॉब्लम में, और अक्सर हम करते भी हैं कि डू नॉट मेक योर ओन आंसर, इस तरह हम लिखते हैं। हम इस तरह भी लिखते हैं कि अपने ट्रेनिंग डाटा से आंसर मत देना। तो क्या हमें परसिस्टेंस और टूल कॉलिंग, ये दो चीज़ें जो है वो समझ आई रिमाइंडर में से? जी सर। अब तीसरी रह गई है, वो ऑप्शनल है, देख लेते हैं उसको भी। तो यू मस्ट प्लान, यू मस्ट, अच्छा प्लान के मतलब तो क्या है कि
कोई बड़ा काम है और उसको वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो यू मस्ट प्लान एक्सटेंसिवली बिफोर फंक्शन कॉल and reflect extensively on the outcome of previous function call. Do not do this entire process by making function call only, as this can impair your ability to solve the problem and think insightfully. देखें, यहाँ पर इसको भी पढ़ना जरूरी हो गया हमारे लिए. If describe, if desired, this ensure the model explicitly plan or reflect upon each tool call in text instead of completing the task by chaining together a series of only tool call or example in the following. देखें, आसान जबान में अगर हमारे पास गिनती के 10 टूल है और वो 10 के 10 आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना टूल का, आपको पता है कि टूल की बॉडी के अंदर की चीज जो है वो एलएलएम नहीं पढ़ पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो क्या पढ़ पाता है वो? उसका स्ट्रक्चर और उसकी डॉग स्ट्रिंग को पढ़ता है, उसके ऊपर वाले, क्या कहते हैं हम उसे, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सिग्नेचर। हाँ, सिग्नेचर. सिग्नेचर को पढ़ पाता है और डॉग स्ट्रिंग को पढ़ पाता है वो. अब वो ये पढ़ के आपके स्ट्रक्चर को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा वाला मैं पहले चलाऊं और इससे आने वाले रिजल्ट को दूसरे का इनपुट बनाकर देना है मुझे. तो मतलब ये है कि वो प्लान करे. और ये ऑप्शनल इसलिए दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो है वो प्लानिंग आप नहीं करवाते, लेकिन अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि आपके पास 10 टूल है और वो जो 10 के 10 टूल हैं उनमें से कुछ टूल या पूरे ही 10 टूल आपस में कनेक्टेड हैं, तो प्लानिंग करना ज़रूरी है. पहले प्लान करो और समझो उसके सीक्वेंस को, और उसके बाद जो है फिर काम करना स्टार्ट करना. क्योंकि प्लानिंग अगर वो किए बिना ही स्टार्ट कर देगा, आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में किसी का नाम पहले लिख दिया, किसी का नाम बाद में लिख दिया, तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको उसने पहले चला दिया, पता चला कि वो बाद में चलने वाली चीज़ थी क्योंकि उसका जो पैरामीटर है उसमें वैल्यू ही उससे किसी और टूल से आ रही है. तो ये वाली जो चीज़ है ना, इससे बचने के लिए प्लानिंग को डालकर बताया गया है मॉडल को कि पहले भाई प्लान करो, सारे के सारे टूल्स को सामने रखकर समझो कौन किससे कनेक्टेड है, किसको कब यूज करना है. जब प्लान हो जाए तो फिर यूज करना स्टार्ट कर दो, ताकि क्या होगा कि प्लानिंग कर लिए ना तो फिर गलत नहीं होगा. चले हम थोड़ा रुकते हैं. तो आपको क्या समझ आया पहले वाले सवाल से? इसमें राउंड ब्रैकेट लगाकर इसका भी जवाब लिख देते हैं कि फर्स्ट प्लान देन एग्जीक्यूट. ठीक है, तो ये सवाल हमने समझ लिया. और ये है क्या? ये एक रिमाइंडर है. सिस्टम तीन थे ना, परसिस्टेंट, टूल कॉलिंग और प्लानिंग, तो ये तीसरा वाला है. और इसमें हम जो है वो ये भी लगा देते हैं कि हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया. चलें दूसरे वाले सवाल की तरफ हम चलते हैं, या आपको बताने कि प्लानिंग जो है वो. अच्छा देखें, अब ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे. और इसमें ये सवाल आया था. सवाल ये था कि बेस्ट यूज ऑफ इनपुट गार्ड्रेल, पॉजिटिव वैल्यू और प्री डिफाइंड लिमिट. अच्छा, ये सवाल कैसा था वो हम समझाते हैं. देखिए, ये जो राउंड ब्रैकेट है ये तो आपका जवाब है ना. ठीक है, ये जवाब है मतलब. और ये जो है ये सवाल है, तो सवाल को समझते हैं फिर जवाब पर आते हैं कि क्यों है ये. इनपुट गार्ड्रेल है क्या? आपका जो इनपुट गार्ड्रेल है वो यूजर का इनपुट है, एलएलएम का इनपुट नहीं है. अगर हम चेन बनाए तो ये मेरा है एजेंट नंबर 1. एजेंट नंबर 1, इसके नीचे एजेंट नंबर 2 है.
और इसके नीचे जो है वो फिर 3 होगा, एजेंट नंबर 3। एजेंट नंबर 1 के ऊपर कौन है? यूजर है। यूजर कौन? वही जो क्यूरी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो क्यूरी कर रहे हैं, यही तो है इनपुट, यूजर का इनपुट। यूजर का जो इनपुट है वो जा रहा है एजेंट नंबर 1 पर। और एजेंट नंबर 1 अगर समझता है कि यूजर जो है वो एक ऐसा सवाल कर रहा है जो उसके बस में नहीं है कि वो जवाब दे पाए इसका, तो वो रीडायरेक्ट कर देता है इसको किस चीज की तरफ? एजेंट नंबर 2 की तरफ, कि भाई तुम जो है वो मुझे इसका जवाब दो, ताकि मैं अपने यूजर को इसका जवाब दे पाऊं, ताकि मैं अपने यूजर को इसका जवाब दे पाऊं। तो इसके मतलब ये हुआ कि आपका जो एजेंट नंबर 1 है उसके पास जो है स्पेशलिस्ट एजेंट और भी हैं। और वो जो स्पेशलिस्ट एजेंट हैं उनकी हेल्प से वो क्या करता है, अलग अलग चीज़ों का स्पेशलिस्ट एजेंट है उसके पास, उसकी हेल्प से वो उनसे पूछता है और जाके अपने यूज़र को जवाब दे देता है। तो अब इस यूज़ केस में सपोज करें कि ये जो यूज़र है ये मेरी तरह है। इसने आकर एजेंट 1 को, ये बैंक वाला एजेंट है, ठीक है? ये कौन सा एजेंट है? ये बैंक का कस्टमर केयर एजेंट है। कस्टमर केयर एजेंट है, ठीक है। और अब एक यूजर आया शैतान, उसने उसने कॉल किया एजेंट 1 को और उसने गालियां देना शुरू कर दी इसको, ठीक है। तो अब उस यूज केस में आपका जो एजेंट है उसको आपने बोला है कि अब्यूजिव लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल करे तो क्या करना है? चेक करना है कि भाई ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये, इसमें अब्यूजिव लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रही है, हालांकि वो तो बैंक का कस्टमर केयर एजेंट है। उसको आप गुस्से में गालियां देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? इस चीज को ना पैरेलली देखें किस तरह चला, देखें एक तो ये वर्क फ्लो है ना, वो तो हमें बहुत सीधा समझ आता है वर्क फ्लो, कि एजेंट नंबर 1 है उसके बस में हुआ तो जवाब खुद देगा, नहीं हुआ तो एजेंट 2 से पूछेगा भाई कि इसका जवाब तुम दे दो, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होगा। एजेंट 2 स्पेशलिस्ट है। हम इसमें छोटा छोटा लिख भी देते हैं, ये वाला जो है ये आपके कंप्लेन को संभालता है, और ये जो है ये आपके लोन वाला ये लोन देता है, ठीक है। ये एजेंट 3 बैंक के लोन के प्रोसेस को संभालता है, एजेंट 2 जो है वो कंप्लेंट्स को संभालता है, ठीक है। और एजेंट 1 जो है वो जर्नल क्यूरी संभालता है। अब कोई कंप्लेन आई तो एजेंट 2 को बोल देगा कि भाई देख लो, और अगर कोई लोन के हिसाब से पूछने आया तो एजेंट 3 को बोल देगा कि तुम देख लो। तो हमें अभी क्लियर हो गया, 3 एजेंट है, एक यूजर है। यूजर आकर बैंक कस्टमर केयर वाले इसमें इसको गालियां देना शुरू कर दी इसने। अब यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है, हमने ना यूजर के इनपुट को एजेंट से चेक नहीं करवाया पहले वाले से। हमने बोला कि ये जो चलता हुआ वर्क फ्लो है इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जो चल रहा है इसको चलने दो। एजेंट 1 के साइड में से, मतलब बराबर, इसको पैरेलल भी कहते हैं। जब यूजर सवाल करेगा एजेंट 1 से तो एजेंट 1 क्या करेगा? एजेंट 1 कहेगा कि मैं आपके सवाल को तो प्रोसेस कर रहा हूँ, और अंदर ही अंदर वो इनपुट गार्ड्रेल वाले एजेंट को भी दे देगा कि इसका इनपुट चेक करो जरा, ये कोई गालियां वालियां तो नहीं दे रहा है इसमें। अगर इनपुट गार्ड्रेल वाला एजेंट उसको लगा, देखिए मैं प्रोसेस भी चलाता हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको समझ आएगा। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये भी चेकिंग भी हो रही है। अभी सपोज करें कि एजेंट 1 ने बोला कि लोन के बारे में पूछ, नहीं कंप्लेन है ना, गुस्सा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो कंप्लेन है इसको। अब ये कंप्लेन वाले के पास आया और कंप्लेन कर रहा है ये, ठीक है। इसका प्रोसेस इसने इसको डाइवर्ट किया कम एजेंट 2 की तरफ, और एजेंट 2 को बोला कि भाई इसको देखना कोई कंप्लेन है तो तुम स्पेशलिस्ट हो तो तुम ही देखो ये क्या कह रहे हैं। अभी एजेंट 1 ने इसकी तरफ प्रोसेस को करके डाइवर्ट किया। मीन इनपुट गार्डवेल ने बोला कि भाई ये तो गालियां दे रहा है, तो जो आपका चलता हुआ प्रोसेस है ना वो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि नहीं, गार्डवेल ट्रिप हो चुका,
गार्डरेल ट्रिप होने के मतलब है ये कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसके बारे में आपने गार्डरेल में लिख कर बोला है कि अगर ऐसा करे यूजर तो ट्रिप कर देना। अगर ऐसा करे यूजर तो क्या कर देना, रोक देना एग्जीक्यूशन। भले तुमने इसको काम दे दिया हो, इसने इसको काम दे दिया हो, तीनों चारों मिलके तुम लोग काम कर रहे हो, वो सारे काम को बंद कर देना। क्यों? क्योंकि इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर हो चुका है। अगर ये ट्रिप हो गया है तो क्या हुआ, कुछ तो इसने गलत किया है जो आपको इनपुट में चेक करना था। क्या हमें ये चीज़ समझ आई? अगर हमें ये चीज़ समझ आई है तो हम इस सवाल को समझते हैं। अभी जो सवाल है ना, ये सवाल ये कहता है कि बेस्ट यूज ऑफ इनपुट गार्डरेल किस कॉन्टेक्स्ट में। हर दफा का ऐसे जर्नल में नहीं लिखा हुआ है ये सवाल जो था ना। उस सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ मैं आपको। उसमें ये था कि अगर सपोज करें कि एक बैंक का एजेंट है और एक यूजर है, वो आता है डिपॉजिट करवाने, पैसे डिपॉजिट ये करवाने। सर ये क्वेश्चन आया था आपको। और अगर वो पैसा डिपॉजिट करवा कर वो कह रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा यूजर है और जो मेरा ये यूजर है, ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये पैसे डिपॉजिट करा रहा है, हमारे एजेंट को दे रहा है। और जो मेरा ये एजेंट है इसको मैंने इनपुट गार्डरेल दे दिया ताकि ये प्रोसेस भी करे साथ में इनपुट गार्डरेल भी चेक करे। ये ड्राइंग याद रखिएगा, एजेंट वन के पैरेलल चलता है। आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि कैसे चलता है बताओ। पैरेलल चलता है तो मतलब ये अपना प्रोसेस पूरा चला रहा होता है, साइड में इसको भी चला रहा होता है और इसको बोलता है कि भाई चेक करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं अपनी एग्जीक्यूशन रोक दूंगा। जो भी मैं आगे प्रोसेस चला रहा हूँ ना, वो रोक दूंगा, पूरा बंद कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं प्रॉब्लम है अगर कोई, तो फिर ठीक है, मेरा तो एग्जीक्यूशन चल ही रहा है ना, मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। पर इस यूजर ने क्या किया, आप देख रहे हैं शक्ल से शैतान है ये, इस यूजर को देखें। इसने क्या किया, इसने डिपॉजिट करवाने आया था ये आया था डिपॉजिट करवाने। इसने नेगेटिव वैल्यू डाल दी, हालांकि इसको लेट सपोज 100 के जो है वो डिपॉजिट करवाने के आया, लेकिन इसने बोला कि मैं डिपॉजिट करवाऊंगा -100 के। अब डिपॉजिट कैसे हो सकता है -100 के? तो ये जो हमारा गार्डरेल है ना, ये इसी के ऊपर काम करता है। ये वाला गार्डरेल अब ये वो नहीं चेक कर रहा है कि अब्यूजिव लैंग्वेज है कि नहीं है। अब ये क्या चेक कर रहे हैं, अब ये चेक कर रहे हैं कि जरा देखना, डिपॉजिट करने जो ये यूजर आ रहे हैं, ये क्या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। और अगर ये विड्रॉ करने आ रहे हैं, अब ये डिपॉजिट की कंडीशन है ना, हम एक विड्रॉ की भी बना लेते हैं। तो अगर ये विड्रॉ करने आ रहे हैं और इसके अकाउंट में पड़े हैं लेट सपोज 50,000, तो क्या ये ऐसा तो नहीं कह रहा है कि 55,000 मुझे निकाल कर दो। इसके अकाउंट में ही अगर 50,000 पड़े हैं तो ये 55,000 अगर डिमांड करेगा तो पहले चेक करना है जाकर। एजेंट के इनपुट गार्डरेल को हमने बोला कि चेक करो कि इसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं और ये मांग कितने रहे। अगर ये सही है तो मुझे बता दो ताकि मैं अपना प्रोसेस आगे जो चला रहा हूँ वो ब्रेक ना करूँ। और अगर ये सही नहीं है तो तब भी मुझे बता दो, तो मैं पूरी एग्जीक्यूशन ब्लॉक कर दूंगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं इन यूजर के इनपुट को चेक करने के लिए। यूजर का जो इनपुट है, इनपुट गार्डरेल पर चेक कर सकते हैं आप। और इनपुट गार्डरेल के अंदर खास चीज़ ये होती है कि पहला जो एजेंट है उसके बाद आपका दूसरा एजेंट होता है, उसके बाद आपका तीसरा होता है, चौथा होता है। तो इनपुट गार्डरेल हमेशा हमेशा किसके ऊपर चलता है, एजेंट नंबर वन के ऊपर। सेकेंड एजेंट के ऊपर इनपुट गार्डरेल नहीं चलता। उसके बाद जितने भी आपके एजेंट हैं उसके ऊपर इनपुट गार्डरेल नहीं चलता। पहले एजेंट के ऊपर इनपुट गार्डरेल चलता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अब्यूजिव लैंग्वेज चेक करने के लिए इनपुट गार्डरेल वाला एजेंट बनाए। मल्टीपल हो सकते हैं ये इनपुट गार्डरेल एजेंट, एक आपकी अब्यूजिव लैंग्वेज भी चेक करेगा, एक डिपॉजिट चेक करेगा, एक विड्रॉ चेक करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि इनपुट गार्डरेल जब भी हम देते हैं एजेंट को तो वो हम देते हैं एरे के अंदर। और एरे क्या, लिस्ट के अंदर, मतलब पाइथन में लिस्ट के अंदर।
तो लिस्ट के मतलब क्या है, एक से ज्यादा भी इनपुट गार्ड्रेल आप दे सकते हैं। तो इनपुट गार्ड्रेल, पहले वाले को बोला अब्यूजिव लैंग्वेज चेक करो, दूसरे वाले को बोला कि देखो इसके अकाउंट में कितने पड़े हैं और ये निकाल कितने रहे, ये चेक करो। तीसरे जो है वो डिपॉजिट चेक करो, कहीं कोई शैतानी तो नहीं कर रहा। किसी भी किस्म की ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि यूजर कर सकता है रॉन्ग, इलीगल एक्टिविटी, तो भाई यूजर आया आपका, अगर एजेंट डम है, समझा आपका एजेंट बेवकूफ है, और यूजर ने आके बोला बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं मुझे सारे पैसे मुझे विड्रॉ करके दो, क्यों? क्योंकि मैं मनी हाइस्ट देख कर आया हूँ। तो अब आपका एजेंट अगर डंप है तो वो क्या करेगा? वो तो दे देगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है जो हुक्म मेरे आका है ना, तो ये नहीं करना है उसको। एक और एजेंट बना देंगे इनपुट गार्ड ड्रिल वाला, वो क्या करेगा? वो इलीगल एक्टिविटी चेक करता है कि यूजर कोई इलीगल एक्टिविटी ऐसा तो नहीं करना है, कह रहा कि, समझ रहे हैं आप? कि वो पूछ रहा है कि भाई जो सिक्योरिटी है उसका पिन कोड क्या है वो बताओ। मतलब ये सारी चीज़ें इनपुट गार्ड ड्रिल में आप चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपके पहले एजेंट पे इनपुट गार्ड ड्रिल चलता है। इनपुट गार्ड ड्रिल मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। आप एग्जीक्यूशन को, चलते हुए एग्जीक्यूशन के बीच में नहीं चलता, ये से अलग चल रहा होता है, सेपरेट, जिसको हम कहते हैं पैरेलल चलना। जैसे हम कहते नहीं है कि दो बंदे और एक को मैंने बोला कि ठीक है तुम ये काम करो, और दूसरे को मैंने बोला तुम ये काम करो, तो ये दोनों काम एक ही टाइम पर पैरेलली गए, अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम किया और वापस आ गए। तो इसको कहते हैं पैरेलली चलना। वरना देखें, सीक्वेंशियली चलना किसको कहते हैं? सीक्वेंशियली ऐसे होता है कि ये इस बंदे को मैंने कोई काम असाइन किया, उसके बाद फिर मैंने बोला चलो जब ये कर लेना काम, तो फिर तुम्हारी बारी है, फिर तुम जब वो काम कंप्लीट कर ले फिर तुम अपना काम शुरू करना। यह है सीक्वेंशियली काम करना। तो ये सीक्वेंशियली नहीं चलता, पैरेलल चलता है, अपना साइड में चलता रहता है। इसको कोई इलीगल एक्टिविटी दिखी तो क्या करेगा? एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये चीज़ समझ आ गई है ना समझ में? ये जो दूसरा सवाल है, बेस्ट यूज ऑफ इनपुट गार्ड, क्या हो सकता है अभी इस कॉन्टेक्स्ट में? तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। डिपॉजिट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू थोड़ी देंगे। बिजली का बिल भरने जा रहे हैं, -10,000 रुपये भर कर आ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर एक तो हो, और ऊपर से प्री डिफाइंड लिमिट भी हो। जैसे प्री डिफाइंड लिमिट की क्या मतलब है? कुछ कुछ एटीएम में क्या होता है, 25,000 रुपये से ज्यादा पैसे नहीं निकालेगा। हाँ, 25-25 करके आप 3 दफा निकालें तो 75,000 भी दे देगा। लेकिन एटीएम मशीन में 25,000 रुपये होते हैं कुछ। आप नोट किया होगा आपने कि 25,000 रुपये की लिमिट लगी हुई है, अभी वो 30,000 अब उसको बोलेंगे ना तो वो निकाल के नहीं देता। हाँ, 25-25 करके 3 दफा निकालें तो 75,000 भी निकाल देगा। तो प्री डिफाइंड लिमिट आप सेट कर सकते हैं। आप जो है वो पॉजिटिव वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी, यूं समझें कि इसका छोटा सा यूज केस है। हम जो है मल्टीपल इनपुट गार्डरेल से मल्टीपल काम ले सकते हैं, और यूजर के पूछे गए सवाल पर हम इनपुट गार्डरेल लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग एक सवाल, कॉमन सवाल पूछते हैं कि क्या इनपुट गार्डरेल हम एजेंट को भी लगा सकते हैं जो कि सेकेंड एजेंट को इनपुट दे रहा है, जैसे कि आपका पहला एजेंट नंबर 1, और ये इनपुट सेकेंड एजेंट को देता है, एजेंट नंबर 2 को। तो क्या इसके ऊपर भी हम इनपुट गार्डरेल लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इनपुट गार्डर सिर्फ एजेंट 1 पर चलता है, और वो यूजर के इनपुट को चेक करने के लिए बना है। अगर आपको इसका इनपुट चेक करना है, इसके ऊपर अगर आपको कोई ऐसी चीज लगानी है, तो फिर आपको पाइथन का कोई कस्टम फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो जिसको इनपुट गार्डर नहीं बोल सकते आप। होगा वो किसी चीज को चेक करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, कोई सेंसिटिव डाटा चेक करने के लिए, वो पाइथन का कोई सिंपल फंक्शन होगा। वो बना सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन वो इनपुट गार्डर नहीं है। इनपुट गार्डर पहले एजेंट पर चलता है, यूजर के इनपुट को चेक करता है, और मल्टीपल आप इनपुट गार्डर्स बनाकर चला सकते हैं इस यूज केस में। पॉजिटिव वैल्यू और प्री डिफाइंड लिमिट इनपुट गार्डर के ऊपर, क्या आपको ये चीज समझ आई? तो ये जो है, आपके पास अगर ये सवाल आया हो, तो ये सवाल है रिमाइंडर के हिसाब से। और वो पूछेंगे कि रिमाइंडर कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि 3 होते हैं 4.1 के अंदर। और
अभी क्योंकि 5 वाला मॉडल आया है, लेकिन 5 के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड को पढ़ के हमें ये पता चला कि वो तो खुद इंसिस्ट कर रहे हैं कि 4.1 के प्रॉम्प्टिंग गाइड को ऑब्सोलीट मत समझना। वो काम का है क्योंकि 5 में भी सब कुछ वही चल रहा है। तो 4.1 के अंदर रिमाइंडर है 3 टाइप के। परसिस्टेंस, जब तक यूजर के सवाल का जवाब ना दे दो, रिटर्न जवाब को रिटर्न मत करना। परसिस्टेंस के मतलब ये। टूल कॉलिंग के मतलब क्या है कि अपनी तरफ से ट्रेनिंग डाटा से जवाब मत देना, हेलुसिनेशन मत करना। टूल अगर मौजूद है तो टूल का यूज़ करो। टूल कॉलिंग। और प्लानिंग के मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे टूल हैं तो उनको प्लान करो कि कौन से टूल को कब चलाना है, क्या प्रोसेस करना है, और पहले प्लान करो फिर एग्जीक्यूट करना। प्लानिंग। और आपसे अगर मैं ये पूछूं कि इन तीनों सिस्टम रिमाइंडर्स में से ऑप्शनल कौन से? प्लानिंग। 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 क्या पता वो पूछ लें भाई। क्या पता पूछ लें, 60 सवाल है, एक ये भी डाल दें। तो प्लानिंग है सर। सिस्टम प्रॉम्प्ट 3 रिमाइंडर सही है। ठीक है, इससे परसिस्टेंस एक का नाम है, एक का नाम टूल कॉलिंग है, एक का नाम प्लानिंग है। तीनों क्या करते हैं वो हमने समझ लिया और देख भी लिया है। प्रॉम्प्टिंग गाइड में से देख भी लिया है कि क्या करते हैं। आप एक दफ़ा खुद भी पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना जैसी कोई चीज़ है नहीं, बस वो यही बता रहे हैं कि करना क्या है, परसिस्टेंस में क्या होता है, टूल कॉलिंग में क्या है, प्लानिंग में वो क्या करता है। ये 3 सवाल हमारे हो गए। सर मुझे ना अक्टूबर में जाना है। अच्छा, फर्क करते हैं कुछ। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजेंट? एजेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो जवाब में ये लिखा हुआ है कि वो टूल को रजिस्टर करता है, टूल को चलाता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है टूल को। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब मैनेज करना टूल को। और मॉडल को कॉल करता है। तो ये आप सबको पता है इसके बारे में। मैं बस थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये आपका एजेंट होता है। एजेंट जो है वो, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एजेंट के पास होता है टूल, एजेंट के पास है होते हैं हैंड ऑफ वाले दूसरे एजेंट, एजेंट के पास होता है गार्ड रेल, एजेंट के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका जो एजेंट है वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर और भी चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे कि और भी चीज़ें हैं इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एजेंट है वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। इसमें से आपका जो एलएलएम है, आपका एलएलएम जो है वो ब्रेन है इसका। आप सबको पता है, इतना पढ़ने के बाद तो हमें पता ही है। ये जो एजेंट है ना हमारा, ये एजेंट अपने ओन पर कोई काम नहीं करता, चीज़ें तो सारी मैनेज करना इसका ही काम है। लेकिन जो एलएलएम है वो बताता है कि किस चीज़ को कैसे चलाओ। पूरी गाइडलाइन ये देता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड है इसका ये एलएलएम। एलएलएम ही बता रहा है एजेंट को। पहले एजेंट सवाल पूछता है कि देखो, यूजर जो है ना, ये जो यूजर है इसकी क्यूरी आई है मेरे पास, और मेरे पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं। बताओ मैं यूजर की क्यूरी का जवाब कैसे दूं? तो आपका एलएलएम ये कहता है कि मेरे जवाब में कभी काफी टाइम मिलता है। कि इस वाले टूल को चलाओ और इसको चलाकर इसका जवाब मेरे पास लेकर आओ। माइक ऑफ कीजिएगा। एलएलएम कहता है जवाब में कि टूल को चलाओ, इस वाले टूल को चला दो या हैंड ऑफ कर दो या ये कर दो। ये करने का मशवरा कौन दे रहा है? ये मशवरा दे रहा है। और चला कौन रहा है, मैनेज कौन कर रहा है? ये कर रहा है। इसके पास सारी चीज़ों को मैनेज करने की, चलाने की पावर है। आप एक नया टूल बनाते हैं तो नया टूल किसको देते हैं बनाकर? अपने एलएलएम को देते हैं या एजेंट को देते हैं? एजेंट को देते हैं। हमारे पास जितने भी टूल होते हैं वो एजेंट के पास रजिस्टर हुए हुए होते हैं। हैंड ऑफ हम एजेंट को बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये भी हैंड ऑफ वाला टूल है।
मतलब दूसरे एजेंट, गार्ड रेल भी हम एजेंट को ही दे रहे हैं। ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम आपका एजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको कैसे चलाना है, पहले नंबर पर कौन सा चले, बाद में कौन सा चले, उसके बाद कौन सा चले, ये इसका ब्रेन बताता है। और इसका ब्रेन कौन है? एलएलएम। तो अगर हम उस सवाल को दोबारा से पढ़ें, तो वो सवाल हमसे ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजेंट। तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टूल को अपने पास लिख कर रखना, टूल को जब कहा जाए तब चलाना, टूल को मैनेज करके रखना, और एलएलएम से मतलब अपने पापा से बात करना। ये जो मॉडल कॉल है, ये मतलब एलएलएम है। इसको एलएलएम ही लिख देते हैं ना, एलएलएम कॉल। ये जो एलएलएम है, ये इससे कॉल करके पूछना कि भाई मेरे पास ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, बताओ मैं किस तरीके से काम करूं। तो वो एजेंट को बताएगा कि भाई इस तरीके से करो, ये काम पहले करो, ये बाद में करो। तो ये है इस सवाल का जवाब। क्या आपको ये समझ आया कि ये क्या पूछ रहे हैं? चलें, पांचवा सवाल है हमारा। और पांचवा सवाल जो है लेवल 2 के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखें, कैन वी यूज पाइथन फंक्शन रिटर्न एज अ सेकेंड एजेंट इनपुट। सेकेंड एजेंट है, और कैन वी यूज पाइथन फंक्शन रिटर्न एज अ सेकेंड एजेंट इनपुट। सेकेंड एजेंट का इनपुट क्या आप पाइथन फंक्शन से रिटर्न करके दे सकते हैं? क्या आप पाइथन फंक्शन से रिटर्न करके दे सकते हैं सेकेंड एजेंट का इनपुट? तो ये देखना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं। वैसे आप में से किसी को बताइए क्या कह रहे हैं। पता है तो बता दें, मैं जब तक कोड कर लेता हूँ। तो ये है अपना एजेंट। सर ये कह रहे हैं ना कि आपके फर्स्ट एजेंट का जो आउटपुट आ रहा है उसको आप सेकंड एजेंट के इनपुट के तौर पे ऐसे दे सकते हैं। तो वो डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है सर। डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऐसे कोई पैरामीटर नहीं होते, लेकिन जी आपको सर। वो कंडीशन में बता रहे हैं, जो कंडीशन बता रहे हैं कि पाइथन का फंक्शन बनाकर दे सकते हैं। तो नहीं सर, उस कंडीशन में नहीं दे सकते। सर पाइथन हम तो का टूल बना के देते हैं ना सर। टूल बनाकर, आप एक ने जवाब दिया टूल बनाकर, और दूसरे ने जवाब दिया कि हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आप सेकंड वाले को डायरेक्ट सर हम इनपुट पास कर दें। कॉन्टेस्ट भी तो पास करते हैं। सर कॉन्टेस्ट के थ्रू भी तो हम देते हैं इनपुट। कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी तो अगर बिल्कुल। हम जो है हम यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं कि ये आपने कॉन्टेक्स्ट का बोला है, और फंक्शन बनाकर हम नहीं कर सकते। सर हम दो रनर के जरिए करवा सकते हैं, लेकिन एक ही लूप में रहते हुए ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। और कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसके ज़रिए, और आपने क्या कहा था? टूल के ज़रिए। ठीक है, तो ये आप लोग के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सवाल क्या करना चाह रहे हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं इस सवाल में कि कैन वी यूज पाइथन फंक्शन, कैन वी यूज पाइथन फंक्शन। तो ये पाइथन फंक्शन को पहले हाईलाइट करते हैं। रिटर्न, चलें, पाइथन फंक्शन का रिटर्न एज अ सेकेंड एजेंट इनपुट। पाइथन फंक्शन का रिटर्न एज अ सेकेंड एजेंट इनपुट। पाइथन फंक्शन का रिटर्न एज अ सेकेंड एजेंट इनपुट। चलें ये करते हैं, सेकेंड एजेंट बनाते हैं। पहले तो ये मेरे पास वही नहीं है, यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। अच्छा, ये एजेंट है, इसको हम कर देते हैं एजेंट 1 कर दें, एजेंट 1, ये ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद हम इसी की एक निकालते हैं कॉपी, सेम डीएनए है दोनों का। इसको हम क्या करते हैं, एजेंट 2। सर ये इस सेकंड एजेंट हम क्लोन से बनाए, क्लोन का मेथड भी हमने पढ़ा है ना सर। जी जी जी, अभी हम नहीं बनाएंगे क्लोन से। बना सकते हैं क्लोन से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डिस्टर्ब हो जाएंगे लेकिन आप। तो ये अपना सेकेंड, ये एजेंट नंबर 1 है, ये एजेंट नंबर 2 है। और
चले, मैं ये सवाल सॉल्व करने के बाद आपको क्लोन से करके ना वो चेंज करके दिखा दूंगा, ठीक है, आखिर में। एजेंट नंबर 2 है, एजेंट नंबर 2 को भी हमने बोला हेल्पफुल असिस्टेंट है, और जेमिनाई का छोटा मॉडल लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ईएनवी सेटअप नहीं है, कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एजेंट 1 है, एजेंट 2 है, ठीक है। तो हमारा जो ये रिजल्ट 1 है ना, रिजल्ट 1 इसको मैंने कर दिया रिजल्ट 1। ये रिजल्ट 1 किसका है? ये रिजल्ट 1 है भाई एजेंट नंबर 1 का, क्योंकि हमने इसके अंदर लिखना भी है एजेंट 1, ये रहा आपका एजेंट 1। और इसका जो इनपुट है वो है हाय, हाय, हाउ आर यू। ठीक है, तो ये आपका हाई हो गया, और जो है ये प्रिंट है। प्रिंट को हमें अभी फिलहाल साइड में रखते हैं, प्रिंट को नहीं कराने, और जो आपके दिए गए जवाब हैं उसको भी हम छुपा देते हैं। ठीक है, तो अपने कोड पर सिर्फ ध्यान देंगे। अभी तो ये मुझे क्लियर है, ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहला पहला एजेंट और उसका जवाब, पहले एजेंट को बनाया और उससे सवाल पूछा कि हाउ आर यू, तो ये जो है वो ये जवाब देगा, और वो जवाब इसके अंदर आएगा, उससे हम फाइनल आउटपुट की प्रॉपर्टी से देख भी सकते हैं। अभी मैंने मिटा दी है वो लाइन, लेकिन आपको पता है कि हम देख सकते हैं। ये बेकार खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, हमारे सवाल के हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो है ही सेकेंड एजेंट। तो आए सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। सवाल जो है वो पूछा ये गया कि पाइथन फंक्शन रिटर्न किसका इनपुट बने? सेकेंड एजेंट का। पाइथन फंक्शन रिटर्न सेकेंड एजेंट का इनपुट बने। अच्छा, सेकेंड एजेंट का इनपुट कैसे बनेगा? पहले वाले का इनपुट कैसे बना? रनर से हमने सवाल पूछा तो वो इनपुट बना, तो सेकेंड वाले के लिए भी एक रनर चाहिए। ठीक है, तो हम इसका एक रनर निकालते हैं, साइड में रखते हैं, और इसको कहते हैं कि रनर नंबर 2 को मैंने बनाया है। क्या मैं इस तरह कर दूं तो बेहतर होगा? इसका रनर इसके साथ और इसका इसके साथ, है ना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ऑर्गेनाइज करके हम चलते हैं, इधर सेपरेटर लगा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर वाले की तरफ और नीचे वाले का नीचे वाले की तरफ। तो एजेंट नंबर 2 का ये वाला रनर आ गया। वो कह रहा है क्या पाइथन फंक्शन के जरिए, पाइथन फंक्शन के रिटर्न के जरिए हम ये कर सकते हैं ये काम। तो इसका जो इनपुट है ये है इनपुट, यहाँ हम डाल देते हैं कि माई पाई फंक्शन। क्या नाम है इस फंक्शन का? माई पाई फंक्शन, माई पाइथन फंक्शन। इसको बना लेते हैं। अच्छा, कहाँ पर बनाए? यहीं कहीं पे बना लेते हैं, इस जगह पर बनाते हैं। माई पाई फंक्शन कैसे बनाते हैं? डेफ फंक्शन राउंड ब्रैकेट लगाया और बना लिया। अच्छा, इसका रिटर्न इसका इनपुट बनेगा, वो तो मैंने दे भी दिया है, खैर यहाँ पर है ना, दे भी दिया है। और इसको चलाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि इनपुट के पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इसको खुद से चला ले। एजेंट के पास होती है, इनपुट के पास नहीं होती। तो हमें ये चला कर देना है इसको। मैंने ये क्या किया, चला कर दे दिया, राउंड ब्रैकेट भी लगा दिया। अब वो ये कह रहा है रिटर्न। अच्छा, मैं रिटर्न में इसको अगर बोलूँ हाय, हाय करके मैं इसको बोलूँ अगेन, आई एम ताहा बोल देते हैं उससे, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है इस फंक्शन का। इसको मैंने इनपुट में डाल दिया, इनपुट में चला दिया। और ये रनर किसका है? एजेंट नंबर 2 डालना है ना, यहाँ पर हमने ये नाम कॉपी करके यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। आप क्या इस बात को समझते हैं कि ये जो लाइन है, लाइन नंबर 28, ये रनर है एजेंट नंबर 2 का? और क्या आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये लाइन नंबर 22 से 26 तक ये भी एजेंट नंबर 2 ही है? तो ये पूरा एजेंट नंबर 2 का हिसाब किताब है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है एजेंट नंबर 1 से, ऊपर वाले से। ठीक है, तो जब ताल्लुक नहीं है और हम अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, एजेंट नंबर 2 को चलाया, एजेंट नंबर 2 को बनाया, एजेंट नंबर 2 को चलाया, और इसके इनपुट में रिटर्न करवा दिया हाय आई एम ताहा। चला दिया ना फंक्शन को।
तो वो खुद ही रिटर्न यहाँ पर ऐसे जादू से आ जाता है। ऐसे रिटर्न जो है ना इसका, जब आप फंक्शन को चला देते हैं तो जो भी रिटर्न होता है वो यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो आइए इसको टेस्ट करके चला कर देखते हैं कि हाय एम तहा का जवाब ये देता है कि नहीं। ये इस कोडिंग में कोई मसला तो नहीं है? अगर आपको ये चीज़ समझ में, जैसे कि ये सिंपल कोडिंग है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप चैट में मुझे बताएं ताकि मैं आपके नाम को पढ़ के आपको निकालूं क्लास से। जी। यूवी रन मेन डॉट पी वाई। देगा जवाब? ये लगता है आपको जवाब देगा? जवाब देगा, बिल्कुल जवाब देगा। और इसने जवाब दिया भी। वो तो आपने प्रिंट नहीं कराया ना। एरर आना होता तो आ जाता। आपने प्रिंट नहीं कराया असल में। आप इसको पहले प्रिंट भी करा लें यहाँ पर। प्रिंट करा कर रिजल्ट नंबर 2 डॉट फाइनल आउटपुट को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें ऐसे करके। तो हमारी आदत है इमोजी लगाने की ताकि जवाब जल्दी से हमें मिले। ये है एजेंट नंबर 2 के लिए इमोजी, ठीक है। आइए दोबारा से चलाते हैं। जवाब देगा कि नहीं देगा? हेलो ताहा, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? क्या मैं अपने पाइथन के फंक्शन का रिटर्न इनपुट में दे पाया और वो चल रहा और चलकर उसने जवाब दिया? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये सही चले? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन हम सर इसने इनपुट में सर फंक्शन तो रिटर्न नहीं किया सर। इनपुट में फंक्शन ही तो रिटर्न हुआ है राबिया, कैसे दिखाऊं मैं आपको? और देखे ना, ये सर फंक्शन है। उन्होंने रिटर्न शो तो नहीं किया है था। देखे ना, ये रिटर्न का इनपुट बना ना यहाँ पर आकर। जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न, इस फंक्शन का रिटर्न, ये इनपुट बना आकर ना यहाँ पर। और फिर वही तो सवाल गया आपके इस एजेंट को, जो आपने जवाब में देखा कि हाय ताहा हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो इसको क्या करते हैं, अपने वाले फर्स्ट एजेंट का जो कोड है वो वापस लेकर आ गया मैं, एजेंट नंबर 1 और उसका रनर। ठीक है, तो इसको जो भी इनपुट दिया वो तो है। भाई देखें, जवाब जो आता है वो आता है result 1 डॉट फाइनल आउटपुट में। और ये जो जवाब है, इस जवाब को अगर मैं रिटर्न में लिख दूं तो, और ये बाउंड्री भी यहां से मिटा दूं, अब मुझे देखकर बताएं कि क्या पहले वाले का एजेंट का आउटपुट, जो कि एक पाइथन के फंक्शन से रिटर्न होकर सेकंड वाले का इनपुट बन रहा है, क्या इस सवाल में यही नहीं पूछा गया? कैन वी यूज पाइथन फंक्शन रिटर्न एज अ सेकेंड एजेंट इनपुट? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पहले वाले एजेंट के आउटपुट को पाइथन फंक्शन में रख के सेकंड का इनपुट बना दें, या अपने मर्जी का कोई पाइथन का फंक्शन बना दें। मैंने पहले अपने मर्जी का पाइथन फंक्शन बनाकर आपको दिखाया, उसमें कोई एजेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और अभी हम एजेंट के आउटपुट को इसका इनपुट बना रहे हैं। क्या हमें जवाब मिलेगा? सेकंड वाले का जवाब मिलेगा? देखते हैं कि जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रिंट हमने सिर्फ सेकंड वाले को ही कराया है, फर्स्ट वाले का कोड हमने प्रिंट नहीं कराया है। जवाब जो भी देगा वो हमें नज़र नहीं आएगा, हमें जवाब सिर्फ सेकंड वाले का नज़र आएगा। आपको यकीन नहीं आता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड आंसर, है ना? तो अब सही है। एक ही प्रिंट होकर आएगा और सेकंड वाले का जवाब आएगा। हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड आंसर हेलो, आई एम हेयर टू हेल्प यू एनीथिंग, और बाकी जो है वो जवाब है आपके सामने है। फील फ्री टू आस्क हाउ कैन आई असिस्ट यू।
तो क्या आप ये समझ पाए? अब इस सवाल को आप घुमा के जैसे भी पढ़ लें, मैंने दोनों कंडीशन आपको करके नहीं दिखा दिया। सर। कैन वी यूज पाइथन सादा पाइथन फंक्शन, कैन वी यूज सिंपल पाइथन फंक्शन और उसका रिटर्न सेकेंड एजेंट का इनपुट बना सकते हैं? तो बिल्कुल सर बना वैसे ये सकते हैं। गलत बात है। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया। अब मुझे नहीं बताएं, सर ना ये तो गलत ये बात है। मैं ना तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं, है। मैंने जब ये आपसे पहले ये चीज एक दफा हम जब ये पढ़ रहे थे, मैंने आपसे जब ये कहा था कि एक इनपुट से दूसरे इनपुट में कन्वर्ट करना, आपने तो देखिए वो तो रनर ही डिफरेंट हो गया ना। ये नहीं उस तो वक्त आपने एक्सप्लेन मैंने किया था कि नहीं सिर्फ, पॉसिबल। मेरा इरादा यही था, लेकिन आपके कहने के बाद फिर मैंने चेंज किया। मैंने बोला कि अब मैं रनर का यूज नहीं करूंगा पहले एग्जाम्पल में, विदाउट ऊपर वाले रनर के सिंपल करके दिखाता हूँ। तो फिर मैंने सिंपल भी करके आपको दिखा दिया कि हाँ, पाइथन के फंक्शन के रिटर्न को हम किसी और का बना सकते हैं क्या, इनपुट। पाइथन के रिटर्न से जो भी चीज़ आ रही है वो इनपुट का हम बना सकते हैं, डेटा बना सकते हैं इनपुट में। यहाँ पर जैसे नाम लिख के चला दिया तो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया और वो चल भी गया। फिर मैंने रनर के साथ भी आपको करके दिखा दिया। तो कॉन्टेक्स्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फंक्शन से बिल्कुल पॉसिबल है। और टूल जो है ये टूल नहीं है, ये वो वाला टूल नहीं है जो टूल आप कह रहे हैं। कौन सा वाला टूल आप कह रहे थे? ये वाला टूल कह रहे थे, फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाकर इसको टूल बनाएंगे और उसके बाद चलाएंगे। ये वाला टूल नहीं है, ये सिंपल पाइथन का फंक्शन है, ये वो है। तो क्या पांचवा जो सवाल है वो, ये टूल भी नहीं है, क्या वो हमें समझ आया कि ये क्या है? जी देखिए 5 भी कंप्लीट कर लिया हमने, समझ लिया। ये जो है ना, ये जो 6 क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको नॉर्मली आपको या मुझे इसका नहीं पता चलता अगर हम इसे सर्च ना करें। तो मैंने इसे पूछा, सर्च किया, तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि जो स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग के मतलब ये होता है कि अगर मैं उससे कुछ कहूँ कि मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसका वो जवाब देना शुरू करे और चंक्स में जवाब दे, थोड़ा थोड़ा जवाब देते रहे, ताकि मैं देखता रहूँ, पढ़ता रहूँ। और भले उसको जवाब देने में 3 मिनट रिक्वायर्ड है, तो 3 मिनट के बाद जवाब ना देकर मुझे जवाब देता रहे, वो थोड़े थोड़े से जवाब मैं देखता रहूँ, पढ़ता रहूँ, बाकी वो अपना देता रहे जवाब, मैं पढ़ता रहूँगा ऊपर से। स्ट्रीमिंग यही है, चंक्स में डाटा देना। अब ये डाटा आ कहाँ से रहे? ये डाटा आ रहा है क्योंकि आप एपीआई यूज कर रहे हैं। एपीआई यूज करने का मेरा मकसद ये है कि मॉडल है ना, ये मॉडल, इसके पीछे ईएनवी सेटअप हुआ है। ओपन एआई की एपीआई की सेटअप की है ना आपने, तो क्यों सेटअप किया आपके? अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो आपकी ओपन एआई की एपीआई की आप लगा रहे हैं और आपने मॉडल भी सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो देखें आपको समझना पड़ेगा। एक है आपका लैपटॉप, एक है आपका लैपटॉप, और ये जो लैपटॉप है, इसके अंदर आपका ये मॉडल नहीं है। ये वाला जो मॉडल है ना, ये मॉडल आपके लैपटॉप के अंदर नहीं है। ये कहाँ पर है? आपका लैपटॉप ना रिक्वेस्ट लेकर जाता है ओपन एआई के सर्वर पर, जो कि आप सपोज करें कि यूएसए के अंदर सिलिकॉन वैली में इनका सर्वर है, रखा हुआ है। तो ये सर्वर है, इसके अंदर ये मॉडल है। भाई देखें, कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं हम कि ये है अमेरिका के अंदर रखा हुआ ओपन एआई का सर्वर, जिसके अंदर मॉडल है जीपीटी 4.1 में नहीं। आपका एजेंट एसजी के आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ है। एजेंट एसजी के एक पैकेज है जो कि आपके एस डी के कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है? लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ है। और जो आपका एलएलएम है, वो वो इंस्टॉल नहीं है आपके लैपटॉप में। वो कहाँ पर है? वो है ओपन एआई के सर्वर पर, एलएलएम यहाँ पर है। और ये है, ये सर्वर है भी यहाँ पर नहीं, ये सर्वर यूएसए में सिलिकॉन वैली के अंदर जो है उन्होंने, सैम पॉल्टमैन ने अपने बेडरूम में रखा हुआ है। तो ये जो है
वहां से लाकर आपको जवाब दे रहा है। आपका जो ये GPT 4.1 मिनी है, ये वहां से लाकर आपको जवाब दे रहा है। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो आप करते हैं, इसके लिए आपको चाबी की जरूरत होती है ना। ये जो चाबी है, जो की आपने लगाई है, ये की लेकर जाता है उसका सर्वर, आपको जवाब देता है। डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं उसके सर्वर में, डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं। आपको मॉडल चेंज करना है और की तो एक ही है, मॉडल चेंज करें तो आपके लैपटॉप में जवाब लाकर दे देता है वो वहां से। अब स्ट्रीमिंग कैसे होती है? स्ट्रीमिंग ऐसे होती है कि लेट सपोज आपने बोला कि मुझे इस सवाल का जवाब दो लाकर, और उसके पास पूरा सवाल चला गया। जवाब कैसे दे रहा है वो? चंक्स में दे रहा है। थोड़ा सा जवाब दिया, आपकी स्क्रीन पर ये जवाब नजर आ रहे हैं। फिर थोड़ा सा जवाब दिया, फिर आपकी स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। फिर थोड़ा सा जवाब दिया, फिर आपकी स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। ये इसको हम कहेंगे रियल टाइम जवाब देना। रियल टाइम जवाब देने का मतलब ये है कि आपका सवाल उसने सुना, पूरा प्रोसेस करके जो भी जवाब बन चुका या बना रहे वो, उसका जवाब वो चंक्स में देते जा रहे हैं ताकि आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें इस तरह नहीं है कि वो जवाब में आपको बैठा दे कि भाई आप बैठे हैं, अभी 3 मिनट सब्र करें, जब जवाब तैयार होगा फिर आपको देंगे। तो ये जो रियल टाइम आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे हैं ना, ये वाकई में एक सर्वर से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और यहाँ कंडीशन ऐसी बनाई कि अगर क्या हो कि जवाब आते आते जवाब आते आते बीच में से इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्या हो, डेड हो जाए, खत्म हो जाए, आपका इंटरनेट चला जाए। जवाब अभी पूरा आया नहीं, ये जवाब यहाँ पर अभी रखा हुआ है। इसमें से पहला चंक आपको मिला, ये वाला। ये पहला चंक आपको मिला, अभी दूसरा तीसरा चौथे पांचवें चंक को उसको लेकर जाना था। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले ही चंक आया जवाब का, और इंटरनेट जो है वो चला गया। अब जब इंटरनेट चला गया तो फिर क्या होगा? स्ट्रीमिंग रुक गई। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस सूरत में फिर कौन सी क्लास है एजेंट के अंदर नहीं, एजेंट एसडीके के अंदर नहीं, ओपन एआई के, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं ना कि एजेंट जब आप लिखते हैं यूवी ऐड करो ओपन एआई एजेंट एसडीके को, यही लिखकर इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसके साथ वो ओपन एआई वाले पैकेज को भी इंस्टॉल खुद ही करता है। मैं आपको ये दिखा दूं पहले। टॉमिल के अंदर तो शायद ना दिखे हमें, ये हमें दिखता है, कहाँ दिखेगा? हमें ईएनवी के अंदर आएंगे और स्क्रिप्ट्स के अंदर आएंगे, यहाँ ढूंढेंगे। ये देखें ओपन एआई, ये दिख रहा है आपको ओपन एआई EXE, ये वो खुद लेकर आया है। एमसीपी भी लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें खुद लेकर आते हैं। तो ओपन एआई का भी मॉड्यूल लेकर आया कौन? ओपन एआई एजेंट एसडीके। कौन लेकर आया? ओपन एआई एजेंट एसडीके लेकर आया अपने साथ। किसका? ओपन एआई का भी मॉड्यूल लेकर आया। तो ओपन एआई के मॉड्यूल के अंदर एक क्लास ऐसी होती है जो इस टाइप के स्ट्रीमिंग के एरर को कंट्रोल करती है। उस क्लास का नाम है एपीआई कनेक्शन एरर। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आए मेरे, तो क्या आपको ये चीज़ समझ आती है कि ये जो रनर की क्लास है, ये जो रनर की क्लास है, ये एक क्लास है। और ये किसकी क्लास है? भाई ओपन एजेंट एसडीके की क्लास है। इसका एक काम है कि चलाओ, प्रोसेस को चलाओ। एजेंट की एक क्लास है। एजेंट की क्लास का काम क्या है? कि एजेंट को बना कर देता है हमें। तो ये क्लास कहाँ से आई? ये भी ओपन एआई एजेंट एसडीके से आई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट लिखूँ, इंपोर्ट ओपन एआई, तो देखें ये भी ग्रीन हो गया, मतलब है सच में ओपन एआई
के नाम का मॉड्यूल इसके अंदर ग्रीन हुआ है ना, तभी तो। अगर मैं वो करूँ इंपोर्ट ना करके, यहाँ पर मैं लिखूँ फ्रॉम ओपन एआई, और इंपोर्ट करना है मुझे एपीआई कनेक्शन एरर को। देख रहे हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ एपीआई कनेक्शन एरर। इसको अगर हम ओपन कर पाए F12 प्रेस करके, तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बता देता तो ज़्यादा बेहतर होता। चलें, इसके डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये है रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट शायद आपने देखा हो कि जब आपके कंप्यूटर का जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, रिस्पांस आता है, अगर वो रिस्पांस आना बंद हो जाए आते आते, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर आता है आपके पास। तो इससे आप थोड़ा समझ लें कि रिक्वेस्ट टाइम आउट ये वही क्लास है ओपन, सॉरी, एपीआई कनेक्शन एरर की, ये वही क्लास है जो कि आ रही है ओपन एआई के मॉड्यूल से। और इसका काम है कि वो आपके इस तरह के इस स्ट्रीमिंग के अंदर होने वाले जो डाटा आपको रिसीव हो रहा है उसको हैंडल करे। चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे कि मैं पूछूंगा कि स्ट्रीमिंग हो रही है और बीच में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बंद हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर कौन सी क्लास है जो इस एरर को हैंडल करके आपको देगी? तो फिर आप जवाब में क्या कहेंगे? फिर आप जवाब में ये कहेंगे कि एपीआई कनेक्शन एरर की क्लास है वो। एरर से। और ये कहाँ से आ रही है? ओपन एआई एजेंट एसडीके से नहीं आ रही है ये क्लास। ये कहाँ से आ रही है? ओपन एआई के मॉड्यूल से। ये ओपन एआई का मॉड्यूल कहाँ पर है? ये जब हम एजेंट एसडीके इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या है? एक फ्रेमवर्क है। ये ओपन एआई क्या है? एपीआई का मॉड्यूल है। मॉडल्स को यूज़ करना हो ना, तो हम एपीआई का ये मॉड्यूल लगाते हैं, और पूरा फ्रेमवर्क जब चलाना हो तो हम ये लगाते हैं। अभी हम फ्रेमवर्क है, ये पूरा मेरा फ्रेमवर्क है। लेकिन कोई ऐसे ही आप कोई नेक्स्ट जेएस के ऊपर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप ओपन एआई एजेंट एसडीके से कनेक्ट नहीं कराना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपल एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। इस पूरी एपीआई की ना इन्होंने सर जीशान हनीफ ने बना कर रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस जगह पर। आप जब जाएंगे एजेंट के एआई से बाहर, तो मॉडर्न एआई पाइथन से भी बाहर आपको आना है एजेंट के एआई वाले में, और इसमें देखें ओपन एआई एपीआई लिखा है यहाँ पे। हमने तो एजेंट एसडीके से पढ़ना शुरू किया है ना। ये क्या है? ओपन एआई की एपीआई। 5 महीने से ये रिपॉजिटरी अपडेट नहीं हुई है, और ओपन एआई की जो एपीआई है इसके अंदर यही सब कुछ लिखा है। अगर आप किसी को भी खोल के देखेंगे ना, वैसे तो यहाँ पर कोड शायद दिख जाए, नहीं है कोड। किसी भी एग्जाम्पल को आप खोल सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं प्रॉम्प्टिंग वॉम्प्टिंग जो भी है लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको बस इंपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, आपको पढ़ना नहीं है अभी, तो इस वक्त बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसके चक्कर में। मैं आपको बस इंपोर्ट दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एजेंट एसडीके के इंपोर्ट नहीं हुआ है। क्या इंपोर्ट हुआ है? ओपन एआई का मॉड्यूल, और वो ओपन एआई की एक क्लास को लेकर आता है, उसको इंस्टेंशिएट करके आगे का काम चलाता है पूरा, जो भी है कोड वोड हुआ है यहाँ पर। तो मतलब समझाने का मेरा आपको मकसद ये है कि एजेंट एसडीके जो है ना, वो एक फ्रेमवर्क है। वो अपने अंदर ओपन एआई के मॉड्यूल को लेकर आ जाता है, और उसके अंदर एक क्लास है एपीआई कनेक्शन एरर की, जो स्ट्रीमिंग के टाइम पर आने वाले एरर को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। क्या हमें ये बात समझ आई? अभी फ़िलहाल देखें, छठा सवाल जो है वो भी हो चुका है। मैंने आप लोगों को ग्रुप में ये बात लिख कर इसलिए दी है, अगर आप ओपन एआई एजेंट एसडीके फिर से पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप क्या करें? आपने जिन जिन लोगों ने वोट किया है, तो उन्होंने किसी वजह से मिस कर दी होगी स्टार्टिंग वाली चीज़। और ओपन एआई एजेंट एसडीके जो है, अगर हम देखिए, मुझे तो ये चीज़ इससे कोड करना आता है, तो इसीलिए मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया है। लेकिन अगर आपको कोड करना ही नहीं आता है इससे, तो फिर तो ना तो आपको लैंड ग्राफ आता है, ना आपको क्रियो एआई आता है, ना आपको एजेंट एसडीके आता है, तो फिर एजेंट के एआई डेवलपर बने कैसे आप? अगर थोड़ा बहुत आता है और ढंग से नहीं आता है, फिर भी बेकार ही है आपके लिए। तो मैंने क्या किया
कि मैं क्योंकि अपना नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ओपन एआई एजेंट एसडीके का, और हमारे दरमियान सिर्फ वो लोग जो समझते हैं कि किसी वजह से उन्होंने मिस कर दिए ओपन एआई एजेंट एसडीके को, चाहे वो वहाँ जाकर क्लास ना ले पाए या मेरे साथ भी जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने मिस कर दिए। तो मैं अपने ये वाली क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ इसकी बात कि जब इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, जो कि अभी होने वाली हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं हमें। जब तक हम ये नहीं बनाएंगे तब तक हम क्या क्या होगा कि पढ़े लिखे जाहिल हम कहलाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि करना कुछ नहीं आता, पढ़ा सब है हमने। देखें, लिटरेट और इलिटरेट में यही फ़र्क है कि उसको करना सब कुछ आता है, लेकिन जब उसको कोई काम मिले तो उससे होता नहीं है वो काम। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं। और मैंने छोटे बहुत छोटे लेवल पर 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। तो वो जब आप लोगों ने बनाया था तो आपके अंदर चेंजिंग तो आई थी ना कि हाँ चलो प्रोजेक्ट का भी एक फ्लो होता है, कुछ जो हमने पढ़ा है वो यूज़ भी किया। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें 5 बड़े प्रोजेक्ट डाले। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट एकदम से करेंगे। करना क्या है, करना ये है कि एजेंटिक एआई पढ़ेंगे ओपन एआई एजेंट एसडीके से। उसमें आपकी रेस्ट एपीआई और बैकएंड भी है और आर्किटेक्चर भी है। जब ये हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हमने सीखा, उसके हिसाब से एक बड़ा प्रोजेक्ट किया। अच्छा, इसमें भी जो ये 6 प्रोजेक्ट है ना, ये छोटे प्रोजेक्ट हैं। ये छः छः जो है छोटे प्रोजेक्ट करके इसका वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें उठाने। जब 5 ये बड़े प्रोजेक्ट कर लेंगे तो हम प्रोडक्शन ग्रेड के, भले वाइब कोडिंग से करवाएं, लेकिन प्रोडक्शन ग्रेड के स्केलेबल प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। फिर चाहे आप फ्रीलांसिंग का कोई काम उठाएं या आप जॉब करें या आप कहीं पर जाकर ये काम करना चाहें, आप कर सकेंगे। आपको समझ आ रही है बात कि इस चीज़ की कमी बहुत फील होती है कि सब कुछ आने के बाद, मतलब जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, वो नहीं करना है हमें। तो जिन लोगों ने बोला है वो बिल्कुल, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उससे 2 दिन पहले भी मैं आपको बता दूंगा। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि सिर्फ वो लोग जिनको लगता है कि उन्होंने मिस कर दिया, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसकी क्लास ही अलग है। ठीक है।